भोला और उसकी पत्नी रोज की तरह आज भी मुखिया के खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के बाद जैसे ही दोनों खाना खाने बैठते हैं, तभी वो चिड़िया दोबारा उनके पास उड़ कर आती है। अरे अरे, यह चिड़िया तो फिर से यहाँ आ गई। लगती है भूखी होगी बेचारी। चलो मैं इसे कुछ खाना खिला देती हूँ। देखो ये चिड़िया कितनी प्यारी है। अगर मेरा भी कोई संतान होता तो उसे भी मैं इसी तरह खाना खिलाती। पद्मा ने उस चिड़िया को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वहाँ एक चमत्कार हो गया। चिड़िया अचानक एक युवक के रूप में बदल गया। आप दोनों ने मुझे वापस इंसानी रूप में लाया है। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे अरे, ये क्या? ये तो अभी एक चिड़िया थी, अब इंसान कैसे बन गया? कहीं 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 तुम कोई बहरूपिया तो नहीं? चले जाओ यहाँ से। युवक को अचानक देख डरने लगे कि तभी वहाँ ऋषि चरणदास जी पहुँच जाते हैं। देखो भोला, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक आज के बाद तुम्हारा है। तुम्हारा ही संतान की तरह तुम दोनों के संग रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ पद्मा, तुम हमेशा नाराज थी ना। आज के बाद तुम इसे अपना बेटा बना लेना। 20 वर्ष मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है और आज वो समय आ गया है। 20 वर्ष? बाबा, क्या कोई रहस्य है? हाँ भूला, आज से 20 वर्ष पहले की बात है, जब मैं प्रातः स्नान के लिए नदी पर गया था। तभी नदी किनारे एक बच्चा रोते हुए मुझे मिला था। अरे, ये तो किसी का बच्चा है, नदी किनारे रो रहा है। अब मैं क्या करूं? इसे यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने साथ आश्रम ले जाता हूँ। ऋषि चरणदास ने उस रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे को देखभाल करना मेरी बस की बात नहीं। केवल एक माँ ही संतान का सही देखभाल कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ऋषि चरण जी बड़ी असमंजस में पड़ गए थे। वो दिन रात उस बच्चा के बारे में ही सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा अब युवावस्था पर पहुंच गया। देखो बेटा माधव, मेरा भी अब उम्र होता जा रहा है। कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है, जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिल सके। पर बाबा, इस मतलबी दुनिया में भला कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे के नहीं होते। मैं तो एक अनाथ हूँ ना। नहीं रे माधव, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। बुराई के बीच अच्छाई भी है। झूठ के अंधकार में सच की ज्योति भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरणदास जी माधव के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके बाद माधव का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। हे परम पिता, मुझे माफ करना। मैं अपने मंत्रों के बल से माधव को एक पक्षी का रूप दे रहा हूँ, जिससे कि वो एक सही माता पिता की तलाश कर सके। भविष्य में ये पक्षी जब किसी योग्य निसंतान दंपति के संपर्क में आएगा, उसी दिन ये मूल रूप में वापस आएगा। उसके बाद वही दंपति इस बच्चे के माता पिता होंगे। इस तरह ऋषि चरणदास ने माधव को एक पक्षी के रूप में बदल देते हैं। वो पक्षी दिन भर उड़कर घूमती, खाना खाती और वापस आश्रम पर आकर रात बिताती। इस तरह माधव का कोई माँ बाप नहीं था, इसलिए इसे मैंने एक पक्षी बनाकर उसे अपने लिए एक योग्य माता पिता की तलाश करने को कहा था। और वो तुम्हें तलाश लिया। आज उसके लिए माँ बाप मिल गया है, इसलिए उसे अब पक्षी बनने की जरूरत नहीं है। भोला और पद्मा, आज के बाद ये तुम्हारा बेटा हुआ। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने हमारे निसंतान के वर्षों के दुख को आज दूर कर दिया है। ऋषि चरणदास जी वहीं से वापस अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भोला और पद्मा माधव को लेकर अपने घर आ जाते हैं। भोला और पद्मा माधव को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन
क्या बात है पिताजी, मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ आप चिंतित लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अपने आप में खो गया था। नहीं पिताजी, मैं समझ सकता हूँ आप चिंतित हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? माधव जिद करने लगा। भोला खुद को रोक नहीं सका। उसने सारी आप बीती माधव को बताया कि किस तरह उसके दोनों भाई ने उसके साथ भेदभाव किया और घर से बाहर निकाल दिया है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। आज के बाद मैं ही सारा काम करूंगा, आप आराम कीजिएगा। पिताजी, मैं जरा अपने चाचाओं से मिलकर आता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बेटा नहीं, वहाँ मत जाओ, वो लोग अच्छे नहीं हैं। पिताजी, अब आप देखते जाइए आपका ये माधव अब कैसे अपने चाचाओं को चक्की पिसवाता है। पिता के मना करने के बाद भी माधव अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर भीमा के घर पहुंच जाता है। अरे वो कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? चाचा जी नमस्ते, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम माधव है। मेरे पिताजी भोला ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या भोला का बेटा? रातों रात भोला का बेटा कहाँ से टपक गया? अरे पागल, ये क्या मजाक है? भोला के पास तो कोई संतान नहीं है, तुम जरूर कोई चालबाज हो। ललन, मुझे लगता है ये भोला का कोई नया चाल है। हमें सावधानी से काम करना होगा। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाओ अपने बाप के पास। चाचा जी, मैं अपना छत लेने आया हूँ, जो आपने अपने कमरे के ऊपर लगा रखा है। अरे तुम पागल हो गया क्या? कहाँ है तेरा छत? अरे चाचा जी, लगता है आप भूल गए। आप लोगों ने पिताजी को बंटवारे में जो छत दिया था ना, और कमरे जो आप लोगों ने रखे थे, अब मैं उसी घर का छत को लेने आया हूँ। अरे अब ये क्या नया नाटक? अगर तू ये छत ले जाएगा तो फिर हमारा कमरा किस काम का होगा? ये लड़के, तू ये छत नहीं तोड़ सकता, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ, आप लोग मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? इतना कहकर माधव घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ देता है। छत टूटने के बाद घबराकर दोनों भाई राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। अरे भीमा और लल्लन, तुम दोनों फिर से वापस आ गए, बताओ अब क्या हुआ? महाराज, एक जरूरी खबर हमें आपको बतानी है। जरूरी खबर? ऐसा है तो फिर बताओ, क्या खबर लाए हो? महाराज, भोला के पास कोई संतान नहीं है। अचानक रातों रात उसका संतान पैदा हो गया, और वो भी करीब 20 साल का लड़का। हाँ महाराज, और उसने सुबह हमारे घर के सारे छत को तोड़ दिया है और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सावधान महाराज, मुझे लगता है वो एक बहरूपिया है या फिर कोई गुप्तचर हो सकता है। महाराज, अगर आपने समय रहते उसे गिरफ्तार नहीं किया तो हमारे राज्य और आपकी सिंहासन के लिए खतरा है। अच्छा तो ये बात है। सैनिकों, जाओ उस भोला और उसके उस आकस्मिक लड़के को लेकर तुरंत राज दरबार पर हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने भोला और माधव को पकड़कर राज दरबार पर हाजिर करते हैं। सुनो भोला, क्या ये तुम्हारा संतान है? हाँ महाराज, यह मेरा ही लड़का है, इसका नाम माधव है। माधव, तुमने इनके घर की छत को क्यों तोड़ दिया? और तुमने कहा कि राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सुनिए महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों चाचा ने घर और कमरा खुद ले लिया और केवल छत मेरे पिता भोला को दिया। अब मैं अपने पिता के हिस्से का सामान को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है। इसमें गलती कहाँ है महाराज? मैंने तो बस अपने पिता के हिस्से को तोड़ा है, मैंने चाचा जी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अरे भीमा, क्या तुमने बंटवारे में भोला को छत दिया था? हाँ महाराज, हमने भोला को बंटवारे में घर का छत दिया था और कमरा हमने रखा था। अरे ये कैसा बंटवारा है? फिर तो ये सही है, इसमें भोला और माधव का कोई दोष नहीं है। ये गलत है महाराज, अब बिना छत के हम कैसे रहेंगे? तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो भीमा, यह बात तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब तुम्हारी करनी का फल तुम्हें ही भुगतना होगा।
नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये भोला का बेटा नहीं है, ये एक गुप्तचर है। मैं गुप्तचर हूँ? इसका क्या आपके पास कोई प्रमाण है? बताओ भीमा, इसके गुप्तचर होने का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तो फिर तुम इस पर आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, अगर प्रमाण की बात है तो पहले इस माधव को प्रमाण मांगिए। क्या ये हमारी खानदानी है या कोई बहरूपिया? माधव, क्या तुम अपना प्रमाण दिखा सकते हो कि तुम इनकी खानदानी वारिस हो? महाराज, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों भाइयों को प्रमाण मांगिए। क्या इनके पास खानदानी होने का कोई प्रमाण है? लल्लन और भीमा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? प्रमाण? नहीं महाराज, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। तो माधव, इन दोनों के पास भी कोई प्रमाण नहीं है। क्या तुम्हारे पास खानदानी होने का कोई प्रमाण या सबूत है? हाँ है महाराज, मेरे पास प्रमाण है। भोला ने माधव को पहले ही 4 सिक्के दे रखे थे। माधव अपने जेब से पुराने जमाने के वही 4 रुपए वाले सिक्के निकालकर राजा को देता है और कहता है कि ये प्रमाण है उसके खानदानी होने का। महाराज, ये रहा प्रमाण। ये पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि हमारे दादा के दादा के दादा जमाने की है। अब ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। यह है मेरा खानदानी सिक्का, मेरे पूर्वजों के जमाने का। राजा उन सिक्कों को अपने हाथ में रखकर ध्यान से देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। उस समय तो मेरे पिताजी भी राजा नहीं थे, बल्कि मेरी भी दादा के जमाने के उसी समय का यह सिक्का है। इसकी बनावट और इसके धातु बिल्कुल अलग है। आज के जमाने में यह सिक्का करोड़ों रुपए का है। इसका मतलब यह साबित हो जाता है कि तुम ही असली खानदानी हो। अरे बेवकूफ, ये हमने क्या कर दिया? जिस सिक्का को हम खोटा समझ रहे थे, देखो आज वो सिक्का ने साबित कर दिया कि वो खानदानी है। हाँ भैया, और राजा बता रहे हैं कि वो अनमोल है, करोड़ों रुपयों के हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं नहीं महाराज, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। यह माधव भोला का ही बेटा है, वह खानदानी है, जबकि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और उसने छत इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम लोगों ने भोला को बंटवारे में छत देकर ठग दिया था। क्योंकि वह उनका छत है, चाहे वह तोड़े या रखे, उस पर हम उंगली नहीं कर सकते। और सुनो भीमा और लल्लन, तुम दोनों ने मेरा और इस राज दरबार का समय खराब किया है। तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के ऊपर अन्याय किया है। तुम दोनों को सजा तो मिलकर ही रहेगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। माफी नहीं, गलती की सजा मिलती है। सुनो मंत्री, मैं ये आदेश देता हूँ कि भीमा, ललन और भोला के खेतों का बराबर बराबर बंटवारा होगा। साथ ही घर भी बराबर हिस्से में बांटी जाएगी। इसके अलावा भोला ने जो संघर्ष किया है और उसने जो कड़ी मेहनत करके जिंदगी गुजारी है, उसके इस धैर्य और साहस को हम प्रणाम करते हैं। और हम ये आदेश देते हैं कि भोला और माधव को हमारे राजघराने की ओर से 5 एकड़ जमीन उपहार में दिया जाए, जिससे कि वह अपनी खेती बाड़ी करके आगे बढ़ सके। साथ ही इन दोनों दुष्ट भाइयों को कारावास में बंद किया जाए। इन दोनों की यही सजा है। जी महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। और सुनो मंत्री जी, हमारे इस राज्य में एक होनहार सलाहकार की आवश्यकता थी, जो बल और बुद्धि से निपुण हो। पर उस तरह की योग्य पुरुष हमें आज तक नहीं मिल रहा था। लेकिन भोला के पुत्र माधव के पास वह योग्यता है। इसलिए आज के बाद हम इस राज्य का मुख्य सलाहकार माधव को बनाने की घोषणा करते हैं। इस तरह देखते ही देखते भोला की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हुआ। चारों दिशा से खुशियां ही खुशियां मिल रही थी। पिता की संपत्ति का समान अधिकार मिला, राजघराने से 5 एकड़ जमीन उपहार में मिला और बेटे माधव को राजघराने में मुख्य सलाहकार का पद प्राप्त हुआ। देखा भाग्यवान, तुम हमेशा किस्मत को दोषी बना रही थी ना। देखो आज क्या हुआ, हमारे पास जमीन नहीं था, हमें जमीन मिल गया, वह भी पूरे 5 एकड़। हमारा कोई संतान नहीं था, ऊपर वाले की दया से हमें संतान मिल गया। इस राज्य में हमारा कोई सम्मान नहीं था। आज देखो पद्मा, राजघराने में हमें इतना बड़ा सम्मान का पद मिला है कि हमारा संतान को मुख्य सलाहकार का पद मिला है, यानी कि माधव को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। और हमारा पुराना सिक्का जो कभी हम बेकार समझ रहे थे, वो सिक्का तो करोड़ों का निकला पद्मा, करोड़ों का।
मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मेरे मुंह में जो आया वही बोल दिया। लेकिन ये बात सच है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय राजा को रंग तो रंग को राजा बना देती है, इसीलिए हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। हाँ पद्मा, और हमेशा एकजुट होकर इंसानों को साथ में चलना चाहिए। बिना पक्षपात के सबको एक जैसा और समान अधिकार मिलना चाहिए। और खोटा सिक्का करोड़ों का निकला। यही है मेहनत, धैर्य और साहस का फल, जो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है छप्पर फाड़ के मिलता है। पिताजी गुजर चुके हैं, तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और एक मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से एक मैं और एक मंझला लल्लन का होगा, और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वह मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है, दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली है और एक जड़ है। इन 2 डाली में से एक डाली मेरा होगा और एक लल्लन का होगा, और जड़ भोला का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और एक छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा लल्लन का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। भीमा के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे लल्लन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई भीमा घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है, जिसमें कई सिक्के भरे थे, और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई लल्लन का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो भोला, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के भोला को देते हैं। भैया, आप दोनों तो सारे रुपये पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपया ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भोला अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पर छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ।
भैया आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। पद्मा, वह दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला, मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा? सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। पद्मा, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं पद्मा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदें के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास यह सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्के के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं। अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोला हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता भोला, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना। और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो, शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपने कुटिया पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था। अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो पद्मा, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और पद्मा अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे पद्मा, देखो
सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है पद्मा? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे भोला और पद्मा दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों पद्मा, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ पद्मा, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, यह सब हमारे हाथ में नहीं, यह तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ पद्मा, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। भोला और पद्मा दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, यह तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ पद्मा, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। पद्मा ने उस चिड़िया को कुछ चावल देती है। चिड़िया कुछ देर पद्मा को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। अब चलो पद्मा, घर चलते हैं, शाम भी हो रहा है। भोला और पद्मा दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपना कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए भोला जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करनी है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त, रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। पद्मा के कहने पर भोला फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पद्मा, यह तो हमारा मेड़ है, और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है पद्मा? ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह पद्मा वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह पद्मा और भोला ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी, सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा, और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम भोला का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। भीमा और लल्लन दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ लल्लन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तुम तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दिया।
जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ पद्मा, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंझला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे पद्मा, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। भीमा और लल्लन दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। भोला और पद्मा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कौड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा लल्लन तुमने। भोला और पद्मा को दोनों भाई रात भर कमरे में बांध कर